आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, हमारे समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका वृंद, मैं बबीता सिन्हा दिल्ली पब्लिक स्कूल आकोपुर सिवान में हिंदी एवं संस्कृत शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज मुझे विद्यालय के अंदर हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन के विषय में प्रशिक्षण देने का मौका मिला है। इसलिए मैं इस सहयोग के लिए अपने प्राचार्य महोदय का आभारी हूँ। चलिए, हमारा मुख्य बिंदु है, आपका सर मुख्य बिंदु दीजिए, हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। सबसे पहले हमें जानना है कि हिंदी क्या है। तो सबसे पहले देखें कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है। यह एक सहज एवं सरल भाषा है और जैसा कि आप लोग सभी को ही जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी जो है वह द्वितीय भाषा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी जो है, हिंदी का इतना क्यों महत्व है, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसा विषय है जो जिस प्रकार से उच्चारण होता है ठीक उसी प्रकार से उसको लिखा भी जाता है। किसी भी प्रकार से इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि हमारा अगला मुख्य बिंदु है भाषा। सर अगला स्लाइड। तो भाषा क्या है? तो सबसे पहले भाषा का हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है अभिव्यक्त करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाषा की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा जो है प्रकृति के संसर्ग में जाकर अनेकों विद्वानों ने देखा कि प्रकृति से जो आवाजें निकलती हैं, जैसे मान लीजिए नदी का कलकल का बहाव, चट्टान का चट चट का बहाव, हवा जब चलती है तो सर सर आवाज पत्तों की होती है, और जब चिड़ियों की चहक, कोयल की कुहू, पपीहे की पीकहा, अनेक विद्वानों के सर्वसम्मति से भाषा की उत्पत्ति हुई है। और यही माना गया है कि भाषा की उत्पत्ति प्रकृति के संसर्ग से ही हुई है। उसके बाद आता है भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों को जब हम बताते हैं या उनको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के समय किसी भी शिक्षक को बच्चों को बिल्कुल एकदम खेल खेल में पढ़ाना चाहिए कि देखो बच्चों, भाषा का अर्थ है अभिव्यक्त करना। भाषा वह साधन है जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर किसी के सामने अपने भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको बताना चाहिए कि देखिए बाबू, ये जो किताब है, किताब क्या है, लिखित भाषा का रूप है। यानी जो विद्वान हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपने सृजन को क्या किया है कि लिखित रूप दिया है। तो किताब है, समाचार पत्र है, ये सब भाषा का क्या है, लिखित रूप है। और मौखिक रूप, जब हम एक वक्ता होता है और दूसरा क्या होता है, श्रोता होता है, वो भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। जैसे मान लीजिए जब हम दूरदर्शन पर समाचार सुनते हैं तो ये क्या है, सुन रहे हैं, तो ये भाषा का क्या हुआ, मौखिक रूप हुआ। किसी ने बोला और सारे लोगों ने उसको क्या किया, सुना। जब वर्ग में, हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो पढ़ाना क्या हुआ, ये बच्चों को मौखिक ज्ञान देना हुआ। इस प्रकार
से बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनको बताना चाहिए। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का अर्थ होता है इशारा करना या इशारों के द्वारा। तो एक अन्य वर्ग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो मूक और बधिर होते हैं, न वो बोल सकते हैं न वो सुन सकते हैं। उन लोगों के लिए विशेष एक भाषा का आविष्कार किया गया। उस भाषा को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। आजकल आपका सांकेतिक भाषा का चैनल भी बन चुका है और उस पे मूक बधिरों लोगों के लिए जो भी पढ़ाई की सामग्री है या समाचार पत्र है, आपका सांकेतिक भाषा में आने लगा है। तो बच्चों को ये ज्ञान अवश्य देना चाहिए। चलिए, हमारा अगला पड़ाव है आपका कि प्रयोग के आधार पे भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा मातृभाषा, दूसरा होता है राजभाषा, तीसरा होता है राष्ट्रभाषा, चौथा होता है मानक भाषा, पांचवा होता है बोली और छठा होता है उपभाषा। बच्चे जो हैं हमेशा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं राज्य भाषा, इन तीनों में उनको परेशानियां होती है और वर्ग 1 से लेकर वर्ग 10वीं तक के किताब में सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार इन टॉपिक को लिया गया है। तो बच्चे को बिल्कुल प्राथमिक पाठशाला से ही उन लोगों को बताना चाहिए कि मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, क्योंकि किसी भी साहित्य के लिए ये तीनों क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण इसका बिंदु है। तो सबसे पहले बच्चों को समझाएंगे कि मातृभाषा क्या है। जिस भाषा को हम अपने परिवार में सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। हर किसी की मातृभाषा अलग अलग होती है। तो बच्चे जो अपने परिवार में जिस भाषा को सीखते हैं उस भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पंजाब के बच्चे जो हैं वो पंजाबी सीखते हैं, बंगाल के बच्चे जो हैं बंगाली सीखते हैं, उड़ीसा के बच्चे जो हैं वो उड़िया सीखते हैं। तो इसी प्रकार जो जिस राज्य में जन्म लेता है एवं अपने परिवार में उस भाषा को सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। दूसरा हो गया आपका राजभाषा। बच्चे राजभाषा में उनको परेशानी होती है। बच्चे को बिल्कुल सरल तरीका से समझाएं कि देखिए बाबू, 14 सितंबर 1949 को संविधान के 8वें अनुसूची में भारत को राजभाषा क्या किया गया? घोषित किया गया। किंतु सिर्फ हिंदी को ही नहीं घोषित किया गया, साथ में अन्य 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया और उसके साथ हिंदी को भी क्या किया कि राजभाषा का दर्जा मिला। तो जिस राजकीय कार्य में भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा क्या होता है? आपका राजभाषा होता है। जैसे जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन सभी राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। और केंद्र में भी हिंदी जो है वह सरकारी कार्यालयों में उनका प्रयोग किया जाता है। तो जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम क्लास के, द्वितीय क्लास के, तो उन लोगों को राजभाषा तो दे दिया है, बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं। उनको बिल्कुल आसान तरीका से समझाइए कि देखिए बच्चों, जिस भाषा का प्रयोग कार्यालय में किया जाता है वो राजभाषा है। क्योंकि जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों को विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ उन लोगों का मुख्य बिंदु दिया जाता है। तीसरा हो गया राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में बहुत से बड़े बड़े बच्चों को भी क्या रहता है? संदेह रहता है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। नहीं, किसी भी संविधान में अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। आखिर राष्ट्रभाषा है क्या? तो जिस भाषा को
पूरे देश की 50% जनता बोलती है, लिखती है, समझती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। किंतु भारत में अभी तक सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ 45% जनता ही हिंदी बोलती है, पढ़ती है, लिखती है और समझती है। तो राष्ट्रभाषा भारत की हिंदी नहीं है, ये संपर्क भाषा है। बच्चों को ये बिल्कुल ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे यदि मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा में अंतर नहीं जानेंगे तो फिर आगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो हिंदी जो है भारत की संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा अभी तक ये घोषित नहीं हुआ है। आगे है 4 नंबर पे मानक भाषा। देखिए, मानक भाषा वह भाषा है जो भाषा जैसे समय समय पर व्याकरण शास्त्रियों जो साहित्य के होते हैं वो वर्णों के लिखित में बदलाव लाते हैं, और वो जब शोध करते हैं यानी पीएचडी करते हैं तो उनका शोध जो है क्या करता है, विश्वविद्यालय संग्रह कर लेता है और उसको क्या करता है कि पाठ्यक्रम में लागू करता है। जैसे 1980 के में हिंदी में जो द और य था वो द संयुक्त पढ़ा जाता था, किंतु 80 के बाद आपका जो भी बच्चों का मानक भाषा पढ़ाया गया तो बताया गया कि द और य दोनों को अलग अलग लिखना है वर्ण को। जैसे द में हलंत लगाइए और य को पूरा लिखिए, तो बच्चे को क्या हुआ कि ज्ञान हुआ कि द आधा और य मिलकर क्या बना है, दय संयुक्त बना है। तो ये विद्वानों की भाषा है। मानक भाषा किसकी भाषा है, विद्वानों की भाषा है। समय समय पर इसमें क्या होता है, बदलाव होता है और शोध के अनुसार इसको विश्वविद्यालय से संग्रहित करके पाठ्यक्रम में लागू किया जाता है। आगे हो गया आपका बोली। बोली क्या है, तो बच्चों को समझाया जाता है कि देखिए बाबू, आप अपने जिस क्षेत्र में जिस भाषा को बोल रहे हैं वो क्या है, बोली है। अर्थात क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बिहार है, लेकिन बिहार में अनेक बोलियां हैं। जैसे आपके सिवान में कुछ भाग में लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ भाग में बच्चे हिंदी बोलते हैं। यही जब हम पटना में जाते हैं तो वहां के लोग क्षेत्रीय भाषा में मगधी बोलते हैं, मिथिला में जाते हैं तो मैथिली बोलते हैं, तिरहुत में जाते हैं तो तिरहुती बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका बोली हो गया। तो बोली क्या है, तो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। तो बच्चे को इस प्रकार पूछिए, उनको बताइए कि बाबू आप सारिणी बनाइए, जिसको हम लोग चार्ट कहते हैं, कि बोली आपके किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। यदि बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाया ना जाए, उनको यदि समय समय पर चार्ट बनवाया जाए, हिंदी में उन लोगों को एक्टिविटी करने के लिए दिया जाए, अर्थात कलात्मक कार्य, तो बच्चे जो है कलात्मक कार्य करने में हमेशा आगे रहते हैं। वो निश्चित क्या करते हैं कि अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उनको बिल्कुल तुरंत याद हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है बिल्कुल कोरा कागज के समान होता है। अध्यापक जो भी पढ़ाते हैं बच्चे उसको तुरंत क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे आपका 6 नंबर टॉपिक हो गया उपभाषा। तो बच्चों को समझाइए कि देखिए बेटा, आप जो क्षेत्र में बोल रहे हैं और वो बोली जो है जब विकसित होकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाती है तब वो उपभाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कुछ आपका बोली है वो अंतरराष्ट्रीय पहचान अपनी बना चुका है। जैसे मान लीजिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और अवधी भाषा एक बोली थी, किंतु जब रामचरितमानस का निर्माण हुआ, उसको लिखा गया, तो अवधी भाषा उपभाषा बन गई, वो बोली नहीं रह गई, क्योंकि उसको विदेशों के लोगों ने भी रामचरितमानस को पढ़ा, उसकी भाषा को जाना। जैसे मान लीजिए
सूरदास जो है सूर सागर की रचना की, जिसमें 1500 काव्य है। तो उस 1500 काव्य की भाषा क्या थी? आपकी उपभाषा थी, ब्रज भाषा। वो ब्रज भाषा में क्या किए हैं? सूर सागर 1500 काव्यों की रचना किए हैं, और वो सूर सागर पूरे अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। तो वो क्या हो गया? आपका उपभाषा हुआ। तो बच्चे को बिल्कुल समझाना चाहिए, क्षेत्र की भाषा जब आगे चलकर अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाता है तो उस भाषा को हम उपभाषा कहते हैं। जैसा कि अभी जो है भोजपुरी जो है उपभाषा के अंतिम चरण पे चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि भोजपुरी को भी उपभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। अगला मुख्य बिंदु, लेखन कौशल की विधियां। हम लोग अभी तक जाने हिंदी क्या है, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के प्रकार। अब हम जानेंगे कि लेखन कौशल की विधियां। आज इस समय बच्चों में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है लेखन कौशल की विधियां। लेखन कौशल की आपके 4 विधि होते हैं। पहला है खंडस विधि, दूसरा है जैकब विधि, तीसरा है पेस्टोलॉजी विधि, चौथा है आपका अनुकरण विधि। सबसे पहले जानेंगे हम खंडस विधि क्या है। तो ये खंडस विधि जो है, यदि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अपने बच्चे को खंडस विधि का ज्ञान नहीं देते हैं, तभी किसी भी साहित्य में बच्चों का लेखन में अशुद्धि होता है। तो इसलिए बच्चों को प्रथम पाठशाला में ही जब उनका प्रथम ज्ञान दिया जाता है तो उनको खंडस विधि की जानकारी देनी चाहिए। जैसा कि आप लोग पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चे को, तो क्या करते हैं? सबसे पहले उनको शब्द लिखना नहीं सिखलाते हैं, वर्ण लिखना नहीं सिखलाते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं कि बाबू एक डंडा दो, उसके अंदर गोल लगाओ, उसके अंदर क्या करो कि इधर से पूंछ बनाओ, और देखो बेटा ये क्या बन गया? क बन गया। यानी खंड का अर्थ होता है अलग अलग करना, टुकड़ों में करना। और यही खंडस विधि आगे चलकर आपको सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस के अनुसार वर्ग 4 से लेकर 10वीं तक के बच्चे को वर्ण विच्छेद पढ़ना है। यानी उनको शब्दों को क्या करना है? अलग अलग करना है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको जब हम शब्द बनाना सिखलाते हैं तो डायरेक्ट कभी सीधे नहीं कहते हैं कि कमल लिखो। बच्चों को क्या बोला जाता है खंडस विधि में कि देखिए बाबू, आप सबसे पहले क्या लिखिए? क लिखिए, जोड़ का चिन्ह लगाइए, म लिखिए, जोड़ का चिन्ह लगाइए, ल लिखिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। देखो बाबू क्या बना? तो बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं क म ल और कहते हैं मैम कमल हो गया। तो ये खंडस विधि है। तो बच्चे को कभी भी सीधे शब्द न पढ़ाया जाए, उनको हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाने से उनकी लेखन कौशल की क्या होती है? कला जो है वो निखरती है, और फिर आगे वैसे बच्चे कभी भी अशुद्ध करते ही नहीं है। दूसरा हो गया आपका जैकब विधि। जैकब विधि में होता है कि बच्चे जो हैं पहले क्या करते हैं? बोलना सीखते हैं। उन लोगों को क्या किया जाता है? पहले बोलना सिखलाया जाता है, लिखना नहीं सिखलाया जाता है। जैसे बच्चे को क्या किया जाता है? किताब दिखाया जाता है और बोला जाता है कि बोलो बाबू क ल क्या हुआ? कल हुआ। तो बच्चे जैकब विधि में क्या करते हैं कि शब्दों को, वर्णों को अपने दिमाग में स्थित करते हैं। जब 1 सप्ताह हो जाता है तो सप्ताह के अंत में जो प्रथम पाठशाला के अध्यापक हैं उन लोगों को, बच्चों को क्या करना चाहिए? लिखवाना चाहिए कि बेटा कल पढ़ाए थे, कल कैसे लिखा जाएगा, आप लिखिए। तो यही क्या होता है? जैकब विधि होता है। तीसरा जो है वो होता है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में होता है कि बच्चे को पहले पढ़ना नहीं सिखाया जाता है, पहले क्या किया जाता है? पेस्टोलॉजी लिखिए। आप क्या कीजिए? देखकर लिखिए, और जब लिख लिए तब आप क्या कीजिए कि पहचानिए। जैसे
जो 1 क्लास के यानी प्रथम क्लास के बच्चों का किताब होता है तो आप देखते होंगे वर्ण पूरा मिला दिया जाता है और बच्चे को क्या बोला जाता है कि आप 3 शब्द बनाइए, 2 शब्द बनाइए, वर्णों को क्या कीजिए, मिलाइए, संयोग कीजिए। तो जैकपॉट विधि बच्चे ने पढ़े हुए हैं तो वे तुरंत क्या करते हैं, ये चीज सीखते हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चे जो है उन लोगों को जैकपॉट विधि, पेस्टालॉजी विधि, खंडस विधि से पढ़ाया जाता है तो उन लोगों की लेखन में क्या होती है, अशुद्धियां नहीं होती है। चौथा होता है अनुकरण विधि, जो वर्ग प्रथम से लेकर पंचम तक के वर्ग के लिए अनिवार्य होता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, अर्थात देख कर लिखना, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि तुम लोग क्या करना, घर से एक पेज सुलेख लिख कर लाना। ये सुलेख क्या है, अनुकरण विधि है। तो बच्चे को सुलेख कभी अध्यापक जांच नहीं करते हैं। बच्चे को क्या कीजिए, उनको एक पन्ना लिखने के लिए दीजिए और बच्चे से बोलिए कि बाबू किताब में जैसे लिखा है आप खुद जांच कीजिए और खुद जांच करके उसको क्या कीजिए, रेखांकित कीजिए कि मैंने कहां कहां क्या किया है, गलत किया है। और बच्चे जब स्वयं अपनी जांच करते हैं तो क्या होता है, उनके मस्तिष्क पे वो शब्द अंकित हो जाता है, फिर वे अपने तमाम जीवन में कभी उन शब्दों को अशुद्ध लिख ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे को समय समय पर स्वयं जांच करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे जब स्वयं जांच कर ले तो अध्यापक को छोड़ना नहीं है, आपको उसमें से ढूंढना है और बच्चे को प्यार से बोलना है कि अरे बेटा देखो आपने अनुकरण किया है, नकल किया है, लेकिन यहाँ पे ये गलती आपने किया है। तो बच्चे इससे उत्साहित होते हैं, वे सोचते हैं क्या कि मैं अगली बार ऐसा गलती नहीं करूंगा। आगे भाषा में लेखन। भाषा में लेखन जब वर्ग 6 क्लास के बच्चे होते हैं तो उन लोगों को व्याकरण पे क्या किया जाता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ाया जाता है। तो आखिर बच्चों को हम समझाएंगे कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का क्या देता है, ज्ञान देता है। उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग प्रमुख हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। चलिए सर, मुख्य बिंदु दूसरा, किसी भी भाषा का, जैसे कि हिंदी भाषा का पूरा नींव जो है वो वर्ण है। यदि बच्चों का वर्ण नहीं सही होगा, वर्ण का सही ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे कभी भी शुद्ध नहीं लिख सकते हैं। इसलिए प्राथमिक पाठशाला में बच्चों को वर्ण के विषय में विशेष जानकारी दी जाती है। आप किसी भी सीबीएसई स्कूल के सिलेबस को देख लीजिए तो वर्ण विचार कक्षा 1 से लेकर आपको कक्षा 10 तक पढ़ना रहता है। किसी भी एक क्लास में इसको नहीं हटाया गया है, यानी एक ही चीज को बार बार दोहराया जा रहा है। क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि वर्ण जो होता है, वर्ण से ही बच्चे जो है साहित्य का सृजन करेंगे और उनको लेखन में कौशल की विधियां प्राप्त होगी। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बच्चे को जब हम नर्सरी में यानी बिल्कुल प्रथम कक्षा में यानी जो प्रवेश लेते हैं, जिसको नर्सरी को हम प्रवेशिका बोलते हैं, तो बच्चे को प्रवेशिका में ही ह्रस्व और दीर्घ का ज्ञान देना होता है। बच्चों को यदि ह्रस्व और दीर्घ का ज्ञान होगा तभी बच्चे आगे भाषा को समझ पाएंगे, नहीं तो बच्चे आगे क्या होंगे, उस भाषा से डरेंगे
कि नहीं, हम उसमें सही नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम बताते हैं कि बच्चों को कैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का जानकारी देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आपका पहला है स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों को समझाइए कि जिस वर्ण को बोलने में किसी भी प्रकार का किसी से सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चे हैं, उनको हम बताते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, ये आपका बेटा स्वर्ण वर्ण है। लेकिन बच्चे को सिर्फ बताना नहीं है, उच्चारण, क्योंकि हिंदी भाषा यदि आप कहीं गलती लिख रहे हैं तो सुधारिएगा तो अपने उच्चारण के द्वारा सुधारिएगा। तो बच्चे को ये जानकारी दीजिए कि ह्रस्व का अर्थ होता है हल्का, जिसको बोलने में कम समय लगे, वो क्या है? आपका ह्रस्व स्वर है। जैसे मान लीजिए हम लोग बता रहे हैं, हम लोग की अध्यापिका ऐसे ही हम लोग को पढ़ाई है और अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है। जैसे बच्चों से बोला जाता है, बच्चों बोलिए बाबू अ, बच्चे बोलते हैं अ, बोला जाता है बोलिए आ। पूछा जाता है बच्चों से, बेटा अ को बोलने में ज्यादा समय लगा कि आ को बोलने में ज्यादा समय लगा? बच्चे तुरंत कहते हैं अ को बोलने में कम समय लगा, आ को बोलने में क्या हो रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। तो बेटा ये दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, आ आपका दीर्घ स्वर है और अ आपका क्या है? ह्रस्व स्वर है। बच्चे को समझाया जाता है, जैसे अध्यापक पढ़ाते रहते हैं ई से इमली, स से सितार, ई की मात्रा नहीं, वैसे नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चे को ऐसे समझाया जाता है, बाबू छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से क्या होती है? सितार, गिटार, तो निखार। ये क्या हो रहा है? ई जो है हल्का निकल रहा है, ई पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, तो ई छोटी ई आपका ह्रस्व स्वर हो गया। वही बोलिए गीता, रीता, तो क्या हो रहा है? इस ई पे दबाव पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो बाबू ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। जिस ई में दबाव पड़े वो दीर्घ है। तो इस प्रकार बच्चों को सारे वर्णों को क्या करना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या है? तो सबसे पहले बच्चों को समझाइए कि वह वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। जब भी वो बोला जाता है तो स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को जब हम क पढ़ाते हैं तो सिर्फ उनको प्रवेशिका में क न पढ़ाएं कि क, ख, ग, नहीं, उनको सिखाएं कि क जोड़ अ बराबर क, और बच्चे से उच्चारण करना सिखलाएं। स्वयं अध्यापक सिखाएं कि बोलो बच्चों क। बेटा क्या अंदर से आ रहा है? सारे बच्चे तुरंत कहते हैं अ आ रहा है। तो देखो बेटा ये क जो है वो आधा है। और बच्चे देखिए ये 10वीं क्लास में संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य दोनों में है वर्ण विच्छेद। तो उसमें बच्चे पूछते हैं मैम ये हलंत क्यों लगता है? किसी भी सब वर्ण के नीचे यदि ऐसे हल्का सा पाई रहता है उसको हम हलंत कहते हैं। बच्चों को वहां बिल्कुल समझाइए, बच्चों कहीं भी यदि आधा लगा है तो वो क्या है? आपका हलंत है। हलंत का अर्थ होता है आधा। तो बच्चे जो है कभी भी वर्ण विच्छेद में गलती करेंगे ही नहीं। तो उनको समझाएं कि क जोड़ अ और क में हलंत लगाइए, क्योंकि क क्या है? आधा है। व्यंजन वर्ण कभी भी स्वर्ण वर्ण के बिना पूर्ण होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रवेशिका में बच्चों को ज्ञान देंगे तो माध्यमिक वर्ग में अध्यापक को पढ़ाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है और बच्चे किसी भी भाषा को क्या करते हैं? शुद्ध शुद्ध लिखना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे व्यंजन वर्ण के आपके मुख्य भेद होते हैं
स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है और द्वितीय व्यंजन है। सबसे पहले जानेंगे हम कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो क से लेकर म तक हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का अर्थ होता है किसी को यानी छूना, स्पर्श करना। तो ये क से लेकर म तक के वर्ण जो है किसी न किसी का क्या करते हैं, स्पर्श लेते हैं। बच्चे को बताइए ऐसे, बच्चों बोलो बाबू, क ख ग घ अंग, ये आपका कहां से निकल रहा है? तो ये आवाजें आप लोग जानते हैं कि कंठ से निकलता है, तो कंठव्य। क से लेकर अंगे तक क्या हो गया आपका, कंठव्य। बच्चे बड़ा ही मजेदार तरीका से इन सब चीजों का आनंद लेते हुए क्या करते हैं कि इस पाठ को पढ़ते हैं। और बच्चों को भाषा में रुचि होती है, उस विषय में बच्चों का सम्यक यानी सही रूप से ज्ञान होता है और बच्चे जो हैं विद्यालय आने के लिए बिल्कुल प्रेरित हो जाते हैं। आगे है आपका, जैसा कि जानते हैं, च छ जो है तालु से बोला जाता है, ट ठ जो है मूर्धा से बोला जाता है, त थ जो है दांत से बोला जाता है, प फ ब ओठ का उच्चारण होता है। तो ओष्ठव्य है। बच्चे को छोटी छोटी बातें जो है बिल्कुल बताना चाहिए। यदि उनकी किताबों में दिया गया है तो उन बातों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए कि नहीं ये छोटे बच्चे हैं, सिर्फ ये क ख ग घ ही पढ़ेंगे। नहीं, उनको बताते रहिए। हर क्लास में हमें क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है। यदि हम बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो बच्चों का क्या होगा, भाषा में विकास होगा। आगे चल गया आपका अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन बच्चे को बताइए। बच्चे पूछेंगे कि मैम क से लेकर ज्ञ तक होता है, आपने तो बताया कि स्पर्श व्यंजन जो है क से म तक है, तो यरा लव क्या है? तो बच्चों को बताइए कि जब जिस वर्ण को बोलने में जीभ और मुख दोनों में से किसी का स्पर्श नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 अंतःस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। और बच्चे को बोलकर बोलिए कि बाबू कहां से आवाज आ रहा है। बच्चे बड़ी आनंदित होते हैं, बोलते हैं मैम यहाँ से आवाज आ रहा है, अंदर से आवाज आ रहा है। यही बाबू आपका अंतःस्थ व्यंजन है, अंदर से आवाज आ रहा है। उसके बाद चलिए आपका आ गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? तो जो हम बच्चे जो हैं, हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं, तो बच्चे यहाँ जो उच्चारण करते हैं तीनों स को स ही कहते हैं। वो जानते ही नहीं है कि किस प्रकार से तालव्य स का प्रयोग होगा, मूर्धन्य स का होगा, दंत स का होगा। 3 स है। तो उसका अर्थ क्या होता है कि जिसको बोलने में वायु जो है मुख से क्या करती है, घर्षण पैदा करती है। तो जब घर्षण पैदा होता है तो क्या होता है, गर्मी निकलती है। उसका अर्थ होता है गर्मी। तो जो गर्मी निकलती है वही हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। बच्चे को पढ़ाइए, बोलो बेटा स से शरीफा। अब बच्चे शरीफा बोल रहे हैं, देखिए तालव्य स में क्या हो रहा है, ज्यादा आपका उच्चारण आ रहा है। ये आपका मुंह से क्या हो रहा है, घर्षण निकल रहा है। षटकोण, इसमें भी घर्षण निकल रहा है। संध्या, दांत का क्या हो रहा है, आपका स्पर्श हो रहा है। तो बच्चे को बताइए कि ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। आगे हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि अधिकतर बच्चों को वर्ग 10वीं में संयुक्त व्यंजन में, और अभी का जो चल रहा है कोरोना के बाद का माहौल, तो उसमें बच्चे जो हैं बहुत वर्णों को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। तो बच्चे को बिल्कुल ज्ञान देना चाहिए। ये आपके वर्ग 1 के सिलेबस में है। जैसे हिंदी में आपके 4
संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? बड़ा। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो बच्चे को बताइए कि देखो बाबू, 4 ऐसे वर्ण हैं जो 2 व्यंजन वर्ण और 1 स्वर्ण वर्ण से मिलकर क्या हुआ है कि उत्पन्न हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका ज्ञान, जैसे हिंदी में आपका सिलेबस जो है वो 1 नंबर का वर्ण विच्छेद माध्यमिक परीक्षा में आता है, तो बच्चे क्या करते हैं? ज्ञानी लिखते हैं तो ज्ञ जोड़ आ लिखते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? बच्चे को प्रथम पाठशाला से बताना है कि ज जोड़ इया जोड़ अ, ये 2 व्यंजन वर्ण और 1 स्वर्ण वर्ण मिलेगा, तब जाकर क्या होगा कि संयुक्त व्यंजन का निर्माण होगा। जैसे श्री हम लोग लिखते हैं ना, किसी के नाम के आगे जब रिस्पेक्टेड शब्द लगाते हैं तो स्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, श्रीमती, श्रीमान। तो ये स्र कैसे बना है? ये भी 2 व्यंजन वर्ण और 1 स्वर्ण वर्ण से मिलकर क्या हुआ है? बना है। जैसे मान लीजिए तालाब्य स और र, ये दोनों जुड़ा और उसके साथ अ जुड़ा, तब जाकर क्या बना? स्र बना। उसके बाद आता है आपका त्र। त्र जो है त और र और अ, ये तीनों को मिलकर त्र बनता है। और उसके बाद एक आता है क्षत्रिय वाला छ। छ जो है वो भी आपका क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। वो क जोड़ षटकोण वाला स। छोटे छोटे बच्चे को ऐसे बताइए, शरीफा वाला स, षटकोण वाला स, तो बच्चे क्या करेंगे? तुरंत उसको अपने दिमाग में ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो अध्यापक के बात को बिल्कुल गौर से सुनते हैं और उन्हीं के निर्देशानुसार वे कोई कार्य करते हैं। तो बच्चे को इस प्रकार बताइए कि बाबू, क और षटकोण वाला स और अ, ये जब तीनों मिलता है तो क्या बनता है? छ बनता है। आगे आपका हो गया द्वित व्यंजन। द्वित का अर्थ होता है 2। जब एक ही वर्ण 2 बार प्रयोग होता है, एक आधा रहता है, एक पूरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। ये प्रवेशिका में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका चम्मच, तो बच्चे से बोलिए कि बाबू बोलिए चम्मच, तो एक अ जो है कम जोड़ पड़ रहा है, कम जोड़ पड़ रहा है वो आधा है, और एक म ज्यादा जोड़ पड़ रहा है, वो क्या है? पूरा है। तो देखो बाबू, च आधा म और फिर पूरा म और च, चम्मच हुआ। ढक्कन। इस प्रकार से बच्चों को क्या कीजिए कि द्वित व्यंजन का ज्ञान जरूर देना चाहिए। आगे हो गया हमारा अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, रेफ। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह वे वर्ण होते हैं न जो व्यंजन वर्ण होते हैं और न ही स्वर्ण वर्ण होते हैं। ये स्वतंत्र क्या होता है कि भाषा में इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार, अनुस्वार में क्या होता है? जैसे छोटे छोटे आप देखिएगा, एनसीईआरटी का जो राष्ट्रीय शैक्षणिक आपका विद्यालय दिल्ली में है, वहां से जब आपका वो प्रसारित किया जाता है छोटे बच्चे को पढ़ाने की विधि, तो आप देखिएगा क्या कि उन लोगों को उच्चारण करके पढ़ाया जाता है। अनुनासिक, यानी अनु मीन्स होता है कम और नासिक मीन्स होता है नाक। जिस वर्ण को जब आप बोलते हैं और उसमें हल्के से वायु नाक से होकर टकरा कर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। बच्चे से बोलिए, बोलो बेटा रंग, बच्चे बोलते हैं कहां से आवाज आ रहा है? मैं नाक से निकल रहा है। भंग, और उनको बोलिए कि ऐसा शब्द क्या कीजिए, आप भी बनाइए, बोलिए बोलिए, याद कीजिए, वो कीजिए, और बच्चे देखिए फटाफट क्या करते हैं? बनाना शुरू कर देते हैं। आगे आ गया आपका अनुस्वार, हो गया अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है कि जिस वर्ण को क्या किया जाता है, जब शब्द में लगाया जाता है तो उसको बोलने में आपकी वायु जो है पूरा नाक से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपको अनुनासिक कहते हैं। जैसे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चंदा मामा, बच्चे को पढ़ाते हैं कि चंदा मामा का ये दे दो ऊपर, हाँ,
चंद्र बिंदु। तो हम लोग जब पढ़े थे तो क्या पढ़ाया गया था? चंद्र बिंदु। बेटा चंदा जैसा लगा दो, उसके ऊपर एक तारा बना दो। और कैसे पढ़ाते हैं? बोलो बच्चों, सांप। तो बच्चे बोले सांप। कहां से आवाज आ रही है? नाक से आवाज आ रही है। आप भी बनाइए, आप भी बोलिए। ऐसे करके बच्चों को क्या कीजिए कि आप उत्साहित कीजिए। तीसरा हमारा हो गया रेफ। रेफ का भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये रेफ में बच्चे जो हैं हमेशा क्या करते हैं? संदेह में आ जाते हैं। जैसे बता रहे हैं आपको कि जो भी बीएचयू का, जामिया का, किसी का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप यदि देखिएगा, जैसे जामिया 9th से भी लेता है, हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो वे कहते हैं क्या कि मैम क्वेश्चन तो बहुत हल्का होता है किंतु हम लोग निकले नहीं। क्यों नहीं निकले? क्योंकि भाषा का पकड़ उन लोगों को नहीं है। तो आप उसमें जैसे आशीर्वाद,